हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेओंजे उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो हाँ बोल देती है। चलो सेजिन को ढूंढते हैं, इतनी भीड़ में तो वो ट्रेन से बाहर निकल नहीं पाई होगी ना। तभी यून की नजर उस आदमी पर जाती है जिसके साथ सेजिन होती है। ये बात वो सेओंजे को बता देती है। वो जैसे ही उस आदमी को पीछे घुमाता है तो वो आदमी चोय जून होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। बोलता है सेओंजे क्या तू अब तक जिंदा है? सेओंजे बोलता है सेजिन के साथ तू ही था ना, बता एक हाई स्कूल की बच्ची को तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है? चोय जून बोलता है मैं 10 साल तक तुझे ढूंढता रहा और तेरा पहला सवाल ये है कैसा है, सब ठीक है? ये सब कौन पूछेगा भला? वो बोलता है तेरे जीने मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो बोलता है क्या तुझे फर्क नहीं पड़ता? वो बोलता है ये बता कि तू सेजिन को कैसे जानता है? तभी यून उन दोनों का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है बस बहुत हुआ तुम दोनों का, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। इसके बाद वो दोनों हाथों से चोय जून का कॉलर पकड़ लेती है। मैं सेजिन की ना क्लास टीचर हूँ, तो बताओ सेजिन अभी कहाँ पर है? चोय जून पहले अपने कॉलर से यून का हाथ हटा देता है और बताता है वो सेजिन का ना बड़ा भाई है। ये जानकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलता है अगर आप लोगों को लगता है कि सेजिन घर छोड़कर भाग गई है तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, क्योंकि उसका भाई होने के नाते मैंने उसके ऊपर निगरानी रखी हुई है। इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सुनकर सेजिन तो शॉक हो जाती है। तुमने अभी क्या कहा? मतलब मैंने जो अपना घर छोड़ा है कुछ नहीं बल्कि एक छुट्टी जैसा है। सेजिन को गुस्से में देखकर चोय जून तो परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सेओंजे, यून और हान वापस आ रहे होते हैं। हान इन दोनों से माफी मांगता है क्योंकि उसकी गलतफहमी के चक्कर में इन दोनों को परेशानी हुई। यून बोलती है माना कि तुमसे गलती हुई है लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी थी। स्टूडेंट 3 साल तक रोज एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए क्लासरूम ही फैमिली बन जाता है, तो तुम्हारा तो परेशान होना बनता था ना। हान इधर सेजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो शैतान हान ना एकदम गद्दार है, उसने मेरी पीठ में ना छुरा घोंपा है, वो भी उस फर्जी क्लास टीचर के लिए। बोलता है लेकिन सेओंजे यून के साथ क्यों था? वो बोलती है ये बताओ तुम्हें मेरी क्लास टीचर का नाम कैसे पता? तो वो झूठ बोल देता है मैंने ना ट्रेन पर सुना था। तो सेओंजे वहाँ पर काम क्या करता है? हान के साथ ही रहता है क्या? परिवार में और कोई नहीं है क्या? बोलती है भाई तुम हान के अंकल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या कहानी है तुम्हारी और हान के अंकल की, बताओ मुझे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सेओंजे और चोय जून हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और एक ही क्लास में होते हैं। सेओंजे हान को लेकर स्कूल आया था क्योंकि घर पर हान को संभालने वाला कोई नहीं था। हान उस टाइम पर एक छोटा बच्चा होता है, इसलिए वो रोने लग जाता है जिससे क्लास डिस्टर्ब होने लग जाती है। इसीलिए टीचर उसे बहुत सारी बातें सुनाता है। चोय जून जो स्कूल का टॉप स्टूडेंट होता है वो सेओंजे के पास आता है और हान को गोद में लेकर उसे बहुत ही आसानी से चुप करा देता है। सेओंजे उसे पूछता है तुमने ये कैसे किया? चोय जून बताता है मेरे घर पर भी एक छोटी बच्ची है जो कि सेजिनी होती है, इसी तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। एक दिन स्कूल के लॉकर में सेओंजे को काफी ज्यादा कैश दिखता है तो वो उन पैसों को लेकर सियोल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सेओंजे भी हान और यून को बता देता है कि वो चोय जून को कैसे जानता है। यून बोलती है तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। वो बोलता है हम अजनबी ही हैं, लेकिन उसने तो कहा था कि वो तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था। अगर तुम अजनबी होते तो वो तुम्हें क्यों ढूंढता? बोलता है वो मुझे ऐसे ही नहीं ढूंढ रहा था, उसके पीछे भी एक वजह है। यून पूछती है वो वजह क्या है? वो बोलता है उसे छोड़ो, उसके जैसा इंसान जिए या मरे मुझे न इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेओंजे एक होटल के बाहर गाड़ी रोक देता है। यून बोलती है अरे हमें तो हाईवे जाना था ना, तो होटल क्यों लाए हो? वो बोलता है पूरे 5 घंटे 20 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, 400 किलोमीटर की दूरी है, सुबह से ही हम सफर कर रहे हैं, घर जाने के लिए काफी दूरी बची है, इंसान को थकान होती है या नहीं? वो बोलती है मुझे पता है कि तुम ड्राइव कर कर थक गए होंगे। वो बोलता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, बात मेरी नहीं है, जरा इस बेचारे को देखो, इस उम्र के बच्चे को अच्छी नींद चाहिए और ये बेचारा नूडल्स खाकर दिन भर से भटक रहा है। इस बच्चे को देखकर तुम्हें लगता नहीं है इसे आराम चाहिए? यून का वहाँ पर रुकने का कोई मन नहीं होता, पर सेओंजे ने उसकी बोलती बंद कर दी होती है। हान सेजिन को मैसेज कर कर उससे माफी मांगता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है होटल में ना सिंगल रूम खाली नहीं है। यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इनके पास रूम नहीं है तो हमें वापस घर ही चलना चाहिए। अभी वो बोलती है रूम तो है मैम, पर वो
फैमिली रूम है, उसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। बोलता है वही चाहिए, हमें दे दो। वो बोलता है अरे हमारी फैमिली है तो फैमिली रूम में ही सोएगी ना, दिक्कत क्या है। यून बोलती है तुम दोनों फैमिली हो पर मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। वो बोलता है अरे तुमने ही तो कहा था पूरी क्लास एक फैमिली बन जाती है। चलो ये बताओ कि हमें होटल रूम में करना क्या है। ये सुनकर यून उसको हैरानगी से देखने लग जाती है। वो बोलता है अरे हमें रूम में एक ही तो काम करना है, आराम से सोना है। देखा जाए तो फैमिली रूम हमारे लिए बिल्कुल सही है और 2 रूम बुक करने से तो काफी ज्यादा सस्ता है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है। यून स्योंजे के साथ एक ही रूम में नहीं रहना चाहती थी पर स्योंजे के सामने उसकी एक नहीं चलती। इसके बाद जैसे ही वो दोनों रूम में आते हैं तो बेड पर रोमांटिक डेकोरेशन बनी होती है। उसे देखकर वो दोनों तो शौक रह जाते हैं। यून बोलती है ये किस तरीके का फैमिली रूम है, फैमिली रूम ऐसा थोड़ी होता है। यून बॉम्ब सारी डेकोरेशन को तहस नहस कर देती है। दोनों रूम में अकेले होते हैं इसलिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। तभी हान भी रूम में आ जाता है और वो नानी के लिए चला जाता है। वही सोंजे एक्सरसाइज करने लग जाता है। ये देखकर यून घबरा जाती है और पूछती है अचानक से पुशअप क्यों मारने लग गई हो तुम। वो बोलता है अरे ये तो मेरी आदत है, वैसे तुम्हें कोई काम है क्या। वो बोलती है भला यहाँ मुझे क्या काम हो सकता है। वो बोलता है क्या मेरी पीठ पर बैठना चाहोगी। वो बोलती है अरे मैं किसी के पेरेंट की पीठ पर क्यों बैठूंगी। वो बोलता है अरे पीठ पर वजन नहीं है ना तो एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आ रहा है। के बाद वो सिटअप लगाने के लिए लेट जाता है और यून को पैर पकड़ने के लिए बोलता है। वो बोलती है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बिजी हूँ। वो बोलता है अरे तुम कैसी टीचर हो, इतनी जल्दी अपनी बात से पलट कैसे सकती हो, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं है। के बाद यून आकर उसके पैरों को पकड़ लेती है पर पहले ही सिटअप में स्योंजे यूनबोम के करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं तो वो दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वो बोलती है जो भी वर्कआउट करना है ना बाहर जा कर करो, इस होटल में स्विमिंग पूल और जिम दोनों हैं तो रूम में ना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्योंजे जिम जाकर वर्कआउट करने लग जाता है। तभी वो एक बच्चे को स्विमिंग पूल की तरफ जाते हुए देखता है। स्योंजे का फोन रूम में ही होता है तो उसको किसी का कॉल आता है। नंबर पर लिखा होता है वो औरत, जिसे देखकर यून सोचने लग जाती है वो औरत कौन है, ये कोई फीमेल फ्रेंड है क्या उसका कहीं पर चक्कर चल रहा है या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। कॉल बार बार आ रहा होता है इसलिए यून स्योंजे को फोन देने के लिए जाने लगती है। तभी वो एक बच्चे को स्विमिंग पूल में डूबते हुए देख लेती है पर यून को तैरना नहीं आता था तो वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी स्योंजे वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। बच्चे की नजर टीवी पर जाती है जिसमें एक शार्क को दिखाया जा रहा होता है और जब स्योंजे उस बच्चे के पास जाता है तो बच्चा डर जाता है। ये सोचकर कि शार्क उसे खाने के लिए आ गया है। स्योंजे उस बच्चे को पकड़कर बाहर लाता है। तभी उस बच्चे की मॉम वहाँ पर आ जाती है। बच्चा अपनी मॉम को बोलता है इस आदमी ने ना मुझे डरा दिया। ये सुनते ही उसकी मॉम स्योंजे को थप्पड़ मार देती है और उसको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं देती। ये देखकर यूनबॉम शॉक हो जाती है। यूनबॉम को याद आता है उसने भी बिना किसी गलती के थप्पड़ खाया था। उस बच्चे की मॉम स्योंजे पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। वो बोलता है मैडम आप आराम से बोलिए, मैं ना सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ। ये बेचारा बच्चा तो सदमे में होगा। आप एक काम कीजिए, फार्मेसी खुली है, इसके लिए दवा लेकर आइए। वो लेडी बोलती है ये कितना ज्यादा अजीब इंसान है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। यून से बोलती है तुमने उसके लिए जो किया तुमने उसे बताया क्यों नहीं, उसे तो तुम्हारे पैर पकड़कर दूध से धोना चाहिए था लेकिन वो तो तुम्हें गालियाँ देकर चली गई। वो बोलता है अरे छोड़ो ना, बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो उसे समझाकर क्या फायदा था। वो बोलती है छोड़ो, तुम तो वैसे भी वही करोगे जो तुम्हारा मन करेगा, लेकिन एक बार जब इमेज खराब हो जाती है ना तो उसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद यून उस लेडी के पीछे जाती है और उसको स्विमिंग पूल एरिया का सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है जिससे उस लेडी को पता चल जाता है कि स्योंजे ने उसके बच्चे को डूबने से बचाया था। इसके बाद वो स्योंजे को शुक्रिया अदा करती है, साथ ही अपनी बदतमीजी के लिए माफी भी मांगती है। स्योंजे बोलता है आपको माफी उस लड़की से मांगनी चाहिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो यहाँ पर आराम करने के लिए आई थी पर सीसीटीवी के चक्कर में बेचारी आराम तक नहीं कर पाई। वो लेडी यून से माफी मांगती है।
सेओंजे का ये रूप देखकर यून तो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों सोने के लिए बेड पर लेटे हुए होते हैं। हान ने सेजिन को मैसेज किया था पर उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसको सेजिन का कॉल आता है तो वो उसे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अब रूम में यून और सेओंजे अकेले होते हैं तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। तभी सेओंजे यून को देखकर बोलता है, सुंदर है, ऊपर से टिमटिमाते हुए तारे जैसी चमक भी है। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है। मिस्टर सेओंजे, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? सेओंजे बताता है कि वो टावर वाली लाइट्स की बात कर रहा है। ये सुनकर यून को तो खुद पर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसे लगा था सेओंजे उसके बारे में बात कर रहा है। सेओंजे मन में बोलता है, उसे मैं अब तक याद नहीं आया क्या? यून बॉम भी सोच रही होती है, पता नहीं इसे अब तक कितना याद होगा, पर कोई नहीं, एक दिन तो याद आ ही जाएगा ना। शायद यही बेटर रहेगा कि मैं याद ना आने की एक्टिंग करती रहूं। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। 2 दिन के बाद चोई जून सेजिन को वापस से घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो एक्ट्रेस जोंग नामी को कॉल कर बता देता है, आपकी बेटी मिल गई है मुझे। एक्चुअली में वही यून की मॉम होती है, लेकिन चोई जून उनको नहीं बताता कि यून कहाँ पर है। इवन चोई जून उनको ये भी बता देता है कि उसे उसका दुश्मन मिल गया है। एक्चुअली में सालों पहले सेओंजे चोई जून के पैसे लेकर भाग गया था, यानी कि लॉकर में सेओंजे को जो पैसे मिले थे वो चोई जून के होते हैं। तभी सेजिन उठ जाती है तो चोई जून कॉल कट कर देता है। वो बोलती है, तुम सियोल की जगह यहाँ पर वकील क्यों नहीं बन जाते? वो बोल रहे, जैसे कि मैंने बताया था, मैं जब तुम्हारे कहने पर सियोल आई तो मॉम डैड ने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। अगर तुम मुझे पढ़ाओगे ना तो मैं शैतान हान को भी पीछे छोड़ दूंगी। वो बोलता है, ठीक है, पहले ये बताओ कि वो रहता कहाँ पर है? वो पूछती है, कौन? हान के अंकल? चोईजुन हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में यून स्कूल जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे याद है कि नहीं? मैं चुप रहूंगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा और यही मेरे लिए सही रहेगा। अब से न मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और उससे जितना हो सके दूर रहूंगी। तभी सेओंजे वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अधूरा महसूस हो रहा है ना? वो बोलती है, क्या कहा? मैं अपना अधूरा पन्ना खुद पूरा कर सकती हूँ, समझे तुम? वो बोलता है, लेकिन कैसे करोगी? तुम्हारा एक ईयरबड तो मेरे पास है ना? अरे वाह, तुम तो हिप हॉप सुनते हुए स्कूल जाती हो, बहुत सही है। वो बोलती है, अरे मेरा एक ईयरबड तुम्हारे कान में क्या कर रहा है? बोल रहा है, मैंने ना हान का समझकर उठा लिया था जब उस रात हम सियोल में रुके थे। अभी यून उसे चुप करा देती है क्योंकि सामने सियो मैडम खड़ी होती है। यून तो अपने ईयरबड को लेकर अंदर भागकर चली जाती है। सियो मैम अंदर आती है और यून से पूछती है, क्या तुम सच में सेओंजे के साथ सियोल में गई थी? क्योंकि मैंने बाहर सब सुन लिया था। वो बोलती है, वो ना हालात ही ऐसे थे। सियो मैडम बोलती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? वो बोलती है, सेओंजे ना उस तरीके का इंसान नहीं है। वो बोलती है, अरे आप उसकी साइड ले रही हो क्या? यून बोलती है, मैं साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस गलतफहमी दूर कर रही हूँ। हान के एक दोस्त की मदद करने के लिए मैं सेओंजे के साथ सियोल गई थी। सियो मैम बोलती है, आप ये क्या बोल रही हैं? एक बच्चे की जान बचाने पर ना जब उसकी बेइज्जती हुई थी तो उसे गुस्सा तक नहीं आया। शायद हमें ना एक बार पता करना चाहिए कि होंग सर को चोट सेओंजे ने ही पहुंचाई थी या नहीं। सियो मैम बोलती है, आप ये क्या बोल रही हैं? उसके साथ कुछ दिन बिताकर कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना? आप ना सेओंजे से जितना हो सके ना दूर रहिए, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। तभी बाकी टीचर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या चल रहा है? सेओंजे ने फिर से कुछ किया है क्या? सियो मैम बोलती है, सेओंजे ने कुछ नहीं किया है। अरे उसका तो वैसे भी रोज का ही है। याद है उस दिन हान की वजह से उसने स्कूल में आकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया था। देखो ना उसने हान को कितने प्यार से पाला है। बताओ कोई मानेगा कि वो हान का अंकल है? उसने अपनी पूरी जिंदगी हान पर न्यौछावर कर दी है। ना ही यह कभी गर्लफ्रेंड बनाई, ना ही कभी शादी की। आज के जमाने में तो अपने बच्चे के लिए भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। जरूर वो उसी का ही बच्चा होगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सियो मैम सभी को अपने पास बुलाकर बोलती है, उस दिन मैंने बाजार में ना सेओंजे को देखा था। वो एक औरत से बात कर रहा था। वो औरत सेओंजे से किसी बच्चे के बारे में बात कर रही होती है और काफी रो रही होती है। तभी प्रिंसिपल पीछे से आकर बोलता है, सियो मैम क्या ये सब कुछ सच है? आप श्योर हो कि आपने सेओंजे को ही देखा था? होंग सर बोलते हैं, मैंने कहा था ना, इंसान की सच्चाई उसके चेहरे से ही दिख जाती है और उसके पूरे बदन में ना हवस भरी हुई है। जो औरत दिखती है उसके पीछे पड़ जाता है। प्रिंसिपल बोलता है, पर उसने तो कहा था कि हान की मॉम गुजर गई है। मिस्टर होंग बोलते हैं, वो तो ऐसा ही बोलेगा ना, लेकिन आपको उसके डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करने होंगे। तभी यून को याद आता है सेओंजे को एक कॉल आया था जिस पर लिखा था वो औरत।
जिसके बाद यून भी सोचने लग जाती है कि टीचर्स की बात कहीं सच तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में ब्रेक टाइम होता है। हान सेजिन के पास आकर उसका रास्ता रोकता है। वो बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हो। वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। जब तुमने कहा कि तुम किसी अजनबी के घर रुकोगी तो मैं थोड़ा डर गया था। वो बोलती है हाँ सही कहा, तुम्हें ना मेरी जरूरत है। वो बोलते है क्या कहा जरूरत। वो बोलती है हमारी क्लास में ना टोटल 25 स्टूडेंट है, अगर कोई भी कम हो गया तो तुम्हें ग्रेड 1 नहीं मिलेगा ना, तो तुम्हें अपने ग्रेड 1 को बचाने के लिए हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हान बोलता है मुझे पता है कि तुम ग्रेड 1 कैसे ला सकती हो। वो बोलती है क्या बात है, तुम मर रहे हो क्या। वो बोलता है मैं अगर मर गया तो क्लास में 24 बच्चे ही रहेंगे, तो ग्रेड 1 लाने के लिए तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है। वो बोलती है तो बताओ मैं ग्रेड 1 कैसे ला सकती हूँ। वो बोलता है मुझे पीछे छोड़कर। ये सुनकर सेजिन क्लास में आ जाती है। हान भी उसके पीछे आता है और उसे बहुत सारे फेमस लोगों का एग्जाम्पल देकर समझाता है। वो लोग हमेशा सेकंड आते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फर्स्ट आकर दिखाया। कोई हमेशा बस सेकंड नहीं आता। और किसने कहा कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। वो बोलती है अगर मुझसे हो पाता तो अब तक हो गया होता ना। वो बोलता है ये लो मेरे सारे ना क्वेश्चंस लिखो फाइनल्स के लिए। वो बोलते तुम ये सब कुछ मुझ पर तरस खाकर कर रही हो ना। वो बोलता है नहीं, अरे मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हराओ। वो पूछती है क्यों भला, आखिर तुम मुझसे हारना क्यों चाहते हो। लेकिन हान इस सवाल का जवाब नहीं देता। पहले ये नोट्स कंप्लीट कर लो, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के भी दे दूंगा। ये बोलकर वो अपनी सीट पर चला जाता है। सेजिन सोचने लग जाते है कि हान को हो क्या गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। रात में यून घर जा रही होती है और काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। सो मैम ने जिस औरत को देखा था, क्या उसी ने होटल में कॉल किया था। अगर हान उसका अपना बेटा होता तो वो अंकल बनने का नाटक क्यों करता। अरे नहीं, मैं ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, और वैसे भी वो खान का जो भी हो मुझे उससे क्या लेना देना है। तभी वो सियोंचे को बारिश में खड़ा देखती है। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जोर से बिजली कड़कने लग जाती है। यून तो डर जाती है। सोंचे नाली को घूर रहा होता है। उस नाली की रोड को पूरी ताकत लगाकर टेढ़ा करने लग जाता है। ये देखकर यून तो शौक हो जाती है और उसके पास आकर बोलती है मिस्टर सोंचे सुनो मेरी बात, अब तक तुमने जो कुछ भी किया ना, मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया, लेकिन यहाँ के नागरिक होने के नाते मैं ये नहीं होने दे सकती। ये नाली भी इस शहर की प्रॉपर्टी है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो, समझे तुम। लेकिन सोंचे नहीं रुकता और रोड को टेढ़ा कर देता है और अपना हाथ अंदर डालता है और अंदर से एक पप्पी बाहर निकालता है और उसे बोलता है यार तू फिर से मिल गया, तूने मुझे पहचाना कि नहीं। वो बोलती है क्या तुम इस पपी को जानते हो। सोंजे उसे बताता है ये पपी ना लैंडस्लाइड में फंस गया था, तो फाफड़ी से मिट्टी हटाकर उसने इस पपी को बाहर निकाला था। और उस दिन सियो मैम ने सोंजे को देखा था और उनको गलतफहमी हो गई थी कि सोंजे कोई लाश दफना रहा है। सोंजे इतना केयरिंग पर्सन है, ये जानकर यून सरप्राइज रह जाती है। यून उस पपी को अपनी गोद में ले लेती है और तभी दोनों नोटिस करते हैं कि पपी को चोट लगी है, तो वो दोनों पपी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। पपी को ठंड लग रही होती है पर गाड़ी में कोई कपड़ा नहीं होता, तो सोंजे अपनी टी शर्ट में ही पपी को लपेटकर क्लिनिक लेकर आ जाता है और उसकी जबरदस्त बॉडी को देखकर नर्स तो उस पर फिदा हो रही होती है। सोंजे पूछता है कोई डॉक्टर है क्या। नर्स जैसे तैसे खुद को संभालती है और बोलती हाँ है ना, बताइए क्या बात है। वो बोलते इसके पैर पर ना चोट लगी है, इसे एक बार देख लो। नर्स बताती है डॉक्टर गाय की डिलीवरी करा रही है, इसलिए आपको थोड़ी देर रुकना होगा, तक आप इस फॉर्म को भर दीजिए। जिसके बाद यून पपी को लेकर बैठ जाती है और सोंचे फॉर्म भरने लग जाता है और नर्स उसे ताड़ रही होती है। यून सोंचे की पीठ पर काफी बड़ा जख्म का निशान देखती है। फॉर्म भरने के बाद सोंचे भी आकर बैठ जाता है। यून सोंचे के हाथ पर भी जख्म के निशान देखती है। सोंचे ये बात नोटिस करता है तो अपना हाथ पीछे कर लेता है। यून बोलती है इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जख्म के निशान बुरी चीज थोड़ी ना होते हैं, ये तो जख्म भरने का सबूत है। उसकी बातें सुनकर सोंचे उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी डॉक्टर आकर बोलती है हान के डैड आप ही है ना। यून बोलती नहीं ये हान के डैड नहीं बल्कि ये अंकल है। डॉक्टर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हान के डैड तो आप ही हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट खुद अपनी आंखों से देखे हैं। बोलती है कौन सा डॉक्यूमेंट, आप ये क्या बोल रही हैं। सोंचे इनको बताओ ना कि तुम हान के डैड नहीं बल्कि अंकल हो। सोंचे बोलता है ये सच बोल रही है, मैं ना हान का डैड हूँ। ये सुनकर यूनबोम तो शौक ही हो जाती है। जिन स्कूल से घर के लिए निकल रही होती है पर उसके पास छाता नहीं होता, तो वो भीग कर जाने लग जाती है। तभी हान आकर उसे छाता से कवर कर लेता है
और बोलता है ये छाता तुम ले लो। वो बोलती है तुम मुझे क्यों दे रही हो। वो बोलता है अगर भीगने की वजह से सर्दी हो गई तो फाइनल तक तबीयत खराब हो जाएगी ना। बोलती है अरे क्यों डरते हो क्या, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। छाता मुझे दे दोगे तो तुम घर कैसे जाओगे। वो बोलता है मैं ना भीग कर भी एग्जाम में तुम्हें हरा सकता हूँ। जिसके बाद वो सेजिन को छाता पकड़ा कर जाने लगता है, लेकिन सेजिन उसे रोक लेती है और बोलती है साथ में चलते हैं। मैंने ऐसे तुम्हें हरा भी दिया तो क्या फायदा, सभी लोग कहेंगे कि तुम्हें सर्दी नहीं होती तो मैं फर्स्ट नहीं आती। वो बोलता है ये छाता ना छोटा है, तुम ही रख लो। ये बोलकर वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेजिन जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ये देखकर हान के दिल की धड़कनें तो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। वो बोलती है तुम पर ना बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, तभी तो बराबरी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम तक ना तुम्हें ठीक ठाक रहना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। इधर चोई जून घर पर पैसों से खेल रहा होता है। बैक में दिखाया जाता है चोई जून स्योंजे से मिलने के लिए उसके घर पर गया होता है, लेकिन वहाँ पर हान के सारे अवार्ड्स को देखकर उसे अपनी बहन सेजिन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ये सोचकर कि वो ऐसे इंसान से कंपटीशन कर रही है। वो बोलता है तू यहाँ पर मेरी मुश्किलें बढ़ाने के लिए आया है ना। चोयजुन बोलता है मैंने जितना सोचा था ना उससे कम तकलीफ में है तू जानता भी नहीं है मैं तुझे कम से ढूंढ रहा हूँ। तुझे ढूंढने के लिए मैंने फर्जी केस तक फाइल कर दिया था। संजय टेबल पर एक बॉक्स रखता है और बोलता है ये ले तू, इसी वजह से मुझे इतना ढूंढ रहा था ना, ये ले और दफा हो जाए यहाँ से। तो लिया था ना उससे ये 3 गुना है। मैं अच्छे से जानता था कि एक दिन मैं तुझे लौटा ही दूंगा, इसलिए मैंने ये पैसे उसी बॉक्स में रखे हैं। पैसे मेरे बहुत ही ज्यादा काम आए थे। वो बोलता है तुझे लगता है कि मैं 10 साल से तुझे इन पैसों के लिए ढूंढ रहा हूँ। वो बोलता है अगर पैसे नहीं चाहिए तो तुझे मुझसे और क्या चाहिए है। वो बोलता है मुझे ना माफी चाहिए। वो बोलता है क्या कहा माफी, वो तो तुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी। तेरे लिए मेरे पास ना सिर्फ पैसे हैं, कम पड़े तो मुझे बता देना। ये सब याद करते हुए चोई जून उन्हीं पैसों से खेल रहा होता है। सेजिन घर पर आ जाती है और बोलती है भाई वो शैतान हाँ ना मुझे कितना ज्यादा नीचा दिखा रहा था। पता है सुबह उसने मुझे अपने सारे नोट्स दिए थे और अभी अपना छाता मुझे दे रहा था। शायद मेरे ग्रेड्स कम आते हैं इसलिए मुझे नीचा दिखा रहा था। सही कहा ना मैंने। वो बोलता है मैंने उसे माफ करना चाहता था लेकिन अब मैं उससे बदला लूंगा। वो बोलती है क्या तुम हान के अंकल की बात कर रहे हो और क्या तुम इन पैसों को फेंक रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। वो बोलता है मैंने फेंक नहीं रहा, मैंने बाद में उठा लूंगा, ये तो बस मेरा अंदर का गुस्सा बाहर निकालने की टेक्निक है। ऐसे सेजिन क्या तुम सच में हान को हराना चाहती हो। वो बोलते हाँ ना मैं उसे कुचलना चाहती हूँ। वो बोलता है उसी के घर में ना एक और इंसान है जिसे मैं कुचलना चाहता हूँ। वो बोलती है हान के अंकल को ना, वो हाँ बोल देता है। चलो हाथ मिला लेते हैं। यून को पता चलता है कि सोंजे हान का डैड है तो इससे वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। इसका मतलब तुम्हारे बारे में जो भी अफवाहें उड़ी है कि तुम हान के डैड हो वो सब सच है क्या। वो बोलता है क्या तुमने सच में ये अफवाह सुनी है, पर इतनी जल्दी अफवाह कैसे उड़ सकती है। बोलती है अगर अफवाह नहीं उड़ी होती तो इन्हें कैसे पता चलता, साथ ही इनके पास तो डॉक्यूमेंट भी है। तभी डॉक्टर यून को डॉक्यूमेंट देखने के लिए देती है तो उसको पता चलता है क्लिनिक के फॉर्म में स्योंजे ने पपी का नाम हान लिखा होता है, डैड स्योंजे और मॉम यून लिखा है। अब जाकर यून को समझ आता है कि वो कितना ज्यादा गलत सोच रही थी और बोलती है तुमने इस फॉर्म में ये सब कुछ क्यों लिख दिया, वैसे में उसकी मॉम कैसे हो गई। बोलती है तो क्या तुम बाप बनोगी क्या। वो बोलती है वैसे तुमने इस पपी का नाम हान क्यों रखा है, सड़क पर मिले पपी को अपने भांजे का नाम भला कौन देता है। बोलता अरे उसने अचानक से बोला कि नाम लिख दो तो मेरे दिमाग में ना कुछ आया ही नहीं। अगर तुम्हें नाम अच्छा नहीं लगा तो तुम खुद ही कोई और नाम लिख दो ना। के बाद यून भी सोचने लग जाती है। वो बोलते देखा तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अब बोलो अगर तुम्हें हाँ नाम अच्छा नहीं लगा तो बॉम्सिक नाम भी रख सकते हैं। यून बॉम के बेटे का नाम बॉम्सिक अच्छा है ना। वो बोलती अगर ये लड़की हुई तो। वो बोलता अरे ये लड़का है देखो ना। तभी डॉक्टर बोलती है हान के डैड और मॉम आप अंदर आ सकते हैं। स्योजन बोलता है हम दोनों ने ना इसे नया नाम दे दिया है, अब इसका नाम ना बॉम्शिक है। पापी बॉम्शिक को चेक करने के बाद बताती है पैर की चोट के अलावा उसकी बॉडी में और कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है तो एक IV देकर इसे आराम मिल जाएगा। वो बोलता है लेकिन अब आगे इसका क्या होगा। डॉक्टर बोलती है हम अनाथ जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, आप इसे ना यहीं पर छोड़ सकते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई चिप नहीं है तो इसके मालिक के लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और अगर
अगर इसका मालिक आया ही नहीं। यून पूछती है लेकिन अगर इसका मालिक आया ही नहीं तो? डॉक्टर बोलते अगर इसका मालिक 10 दिन में नहीं आया तो हम इसे बाहर छोड़ देंगे। यून बोलती है अगर मालिक नहीं आया तो आप हमें कॉल कीजिएगा। तो वो ओके बोल देती है, आप टेंशन मत लीजिए। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सोनजे यून को बोलता है अंदर आ जाओ जान। वो बोलता है क्या कहा तुमने मुझे? वो बोलता है अरे अब तुम बमशी की मॉम हो ना और मैं डैड हूँ, तो इस रिश्ते के हिसाब से तो मैं तुम्हें जान बुला सकता हूँ ना। तभी रेस्टोरेंट की ओनर ऑर्डर लेने के लिए आ जाती है और सुंजे को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो अपनी वाइफ को भी लेकर आए हो। यून उनको बताने वाली थी कि वो सुंजे की वाइफ नहीं है, पर सुंजे उसे बोलने ही नहीं देता। अरे जान बोलो ना, क्या खाना पसंद करोगी? मैम खाने में कुछ हेल्दी है क्या? आंटी बोलती है क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता है, मुझे तो जलन हो रही है। संजय बोलता है अरे हमारे बच्चे को ना चोट लग गई थी तो टेंशन में ये कुछ खा ही नहीं पाई, देखो जरा कैसे सूख कर काटा हो गई है। आंटी बोलती है मैं समझती हूँ, जब बच्चा बीमार होता है तो खाना गले से उतरता ही नहीं है। वैसे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो बोलता है बस एक ही है। वो बोलता है नहीं लड़का है। आंटी बोलती है अरे वाह, फिर तो एक बेटी भी होनी चाहिए। वो बोलता है अरे मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं इसे दोबारा बच्चा करने को बोलता हूँ तो हर बार ये मना कर देती है। यून बोलती है मैम आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। आंटी बोलती है मैंने सुबह एक बहुत ही अच्छा सूप बनाया था, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा गरम गरम डम्पलिंग सूप लेकर आती हूँ, उसे खाकर ना प्रेगनेंसी में बड़ी ताकत मिलेगी, पीकर ना तुम तंदुरुस्त हो जाओगी और अपने पति को एक बढ़िया सी बेटी भी दे दोगी। के बाद वो लेडी खाना लाने के लिए चली जाती है। आज यून को पता चला था कि सोंजे कितना ज्यादा मजाकिया इंसान है। सोंजे यून के लिए ग्लास में पानी भर देता है, साथ ही वो चॉपस्टिक भी सामने रख देता है। ये देखकर यून समझ जाती है सोंजे काफी ज्यादा केयरिंग बंदा है। वो सोंजे से पूछती है कल शाम को तुम क्या कर रहे हो? वो पूछता है क्यों, पावर प्लांट देखना है क्या? कलहान फ्री होगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा। वो बोलती कलहान नहीं आएगा, हम दोनों ड्रिंक्स पर मिलते हैं। ये सुनकर सोंजे तो शौक हो जाता है। अगले दिन सोंजे जब ये बात फिलिप को बताता है तो वो भी शौक हो जाता है। अच्छा तो जिसे आप पहले से ही पसंद करते थे उसने कह दिया है कि चलो पीने चलते हैं, वो भी सिर्फ हम दोनों। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस जान पहचान है। फिलिप बोलता है लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड है, तभी तो उसने आपको ड्रिंक्स पर बुलाया है। बोलता हो सकता है उसने कई दिनों से पी ना हो। वो बोलता है बॉस अरे आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कोई लड़की लड़के को बोले कि कॉफी के लिए रुकना चाहोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो लड़की सिर्फ उसे कॉफी पिलाना चाहती है। तो आपसे जो कुछ भी कहा है ना उसका मतलब आप वही तो नहीं समझ रही हो जो उसने कहा था। आप उसकी बातों के इशारों को समझो, तो की बारीकियों हरकतों की बारीकियों को देखो। के बाद दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। सोंजे बोलता है तू बारीकियों की बात कर रहा था ना, बताओ उसे कैसे पकड़ते हैं। वो बोलता है जब आप उससे मिले थे तो उसने क्या पहना था, क्या आपको लगा उसने अपने कपड़ों में बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाला है? वो बोलता है अरे वो तो हमेशा मैयत वाले ही कपड़े पहनती है। फिलिप पूछता है उसकी स्माइल कैसी है? सर्दियों की धूप जैसी, हमेशा खिलकर हंसती है। वो बोलता है वो तो हमेशा अपने होठ दबा कर रखती है। वो पूछता है तो क्या आपकी तारीफ में उसने कुछ कहा था? बोलता है उसे मेरी कमियां गिनाना ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बोलता है पक्का, जरूर तो उसने कुछ इशारा किया होगा पर आप ही समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए अब से आप उसकी हर एक हरकत पर ना नजर रखना। ड्रिंक्स पर मिलते हैं, इसका मतलब होता है ग्रीन सिग्नल। काम के बाद घर आकर नहाते वक्त सोंजे फिलिप ने जो कहा होता है उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसको वो बातें याद आती हैं जो कि यून ने उसके जख्म के बारे में कहा था। इसके बाद जब वो यून का इंतजार कर रहा होता है तो उसका दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रहा होता है और जब यून वहाँ पर आती है तो उसे देखकर और भी जोर से धड़कने लग जाता है। वो नोटिस करता है आज यून ने अच्छे कपड़े पहने हैं और मेकअप भी लगाया है, इसलिए वो यून को कुछ देर के लिए देखता रह जाता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। वो बोलता है तुझे मुझसे कोई काम करवाना है क्या? वो बोलती है नहीं तो। वो बोलता है तो अचानक से तुम मुझे अपने हाथों से क्यों खिला रही हो? वो बोलती है रहने दो अगर नहीं खाना है तो। इसके बाद सोंजे जल्दी से अपना मुंह खोल लेता है। यून बोम उसे खिला देती है। सोंजे ने व्हाइट टी शर्ट पहना होता है, अगर खाना उसके कपड़ों पर गिर गया तो शर्ट गंदा हो जाएगा। ये सोचकर यून उसे अप्रैल पहना देती है। यून को अपने इतने ज्यादा पास देखकर सोंजे के दिल की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स करने लग जाते हैं। सोंजे नोटिस करता है यून का बिहेवियर आज काफी ज्यादा अलग है, इवन आज काफी ज्यादा दांत भी फाड़ रही है। ड्रिंक करने के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो यून बोलती है हमारा एनवायरमेंटल क्लब
फील्ड ट्रिप के लिए ना तुम्हारे पावर प्लांट में आएगा, तो तुम तैयारी कर कर रखना। बोलता है क्या सच में? पर तुमने तो वहाँ पर आकर देखा ही नहीं ना। वो बोलती है तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम अपना काम बखूबी करते हो और ईमानदार भी हो, तो तुम्हारे पावर प्लांट में ना जाने की कोई वजह ही नहीं है। सोंजी नोटिस करता है उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही है। वो सोचने लग जाता है शायद यून सच में उसमें इंटरेस्टेड है, और बोलता है रुको, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है, शायद मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हें पहले से पता है? जो सुनकर सुंजे तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।